हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द रॉल्स रोट द लॉज ऑफ द पीपल। हिंदी में किस वर्ष में रॉल्स ने द लॉज ऑफ पीपल की रचना की? 1998 में, 1997 में, 1999 में या 1995 में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस ईयर में जॉन रॉल्स ने द लॉज ऑफ पीपल बुक को लिखा था? वीडियो को पॉज किया करिए और आंसर आप लिखा करिए ताकि आप लास्ट में देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1999 में रॉल्स ने द लॉज ऑफ द पीपल बुक लिखा। अब इस बुक में जॉन रॉल्स ने क्या लिखा था? देखिए, जॉन रॉल्स ने इस बुक में बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसी बुक में जॉन रॉल्स ने 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब 8 प्रिंसिपल्स में देखिए, मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बताती हूँ कि पहला प्रिंसिपल था कि पीपल आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट, कि लोग मुक्त एवं स्वतंत्र हैं जिनका सम्मान अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी होना चाहिए। दूसरा था पीपल आर इक्वल एंड पार्टीज टू देयर एग्रीमेंट, लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए। थर्ड, पीपल हैव राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बट नो राइट टू वॉर, मानव अधिकार का सम्मान आवश्यक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जॉन रॉल्स ने अपनी इस बुक में लिखी हैं। टोटल 8 प्रिंसिपल जॉन रॉल्स ने बताए हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच थिंकर वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय मैरी वोllstonecraft। हिंदी में मैरी वोllstonecraft ने किस विचारक की कड़ी आलोचना की? ए हॉब्स, बी मैकियावेली, सी रूसो, डी प्लेटो। बताइए, 4 थिंकर आपको दिए गए हैं। आपको यहां यह बताना है कि मैरी वोllstonecraft ने किसको क्रिटिसाइज किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैरी वोllstonecraft ने रूसो को क्रिटिसाइज किया। अब क्यों क्रिटिसाइज किया, यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, रूसो ने अपनी बुक एमाइल में, आपको अगर वेस्टर्न थिंकर्स और उनकी सारी बुक्स देखनी है तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देखिए। वहाँ पर आपको जितने भी वेस्टर्न थिंकर आपके सिलेबस में हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो मिल जाएगी एक वीडियो में, और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जा करके, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब जैसे मैंने बताया कि रूसो की बुक कौन सी बुक थी, वो एमाइल। उस बुक में रूसो ने लिखा था कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए ही उपयोग करना चाहिए, यानी जो फीमेल्स हैं उनको केवल डोमेस्टिक वर्क ही करना चाहिए। और इसी बात को लेकर मैरी वोllstonecraft ने उनको क्रिटिसाइज किया और जवाब में अपनी बुक अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखी। और उसमें क्या कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर हमें बल देने की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को अगर हम शिक्षा में देंगे तो महिलाएं बहुत आगे जाएंगी। सिर्फ ये नहीं जो रूसो ने लिखा कि हमें डोमेस्टिक कार्य के लिए ही महिलाओं का यूज़ करना चाहिए, ये गलत है। और यही बात मैरी वोllstonecraft ने अपनी बुक अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में लिखी। अब आपको पता चल गया कि मैरी वोllstonecraft ने रूसो को क्यों क्रिटिसाइज किया। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच थिंकर अपोज्ड टोटलिटरियनिज्म।
हिंदी में किस विचारक ने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया? ए माओ जेडोंग, बी प्लेटो, सी हॉब्स, डी हना आर्डेंट। अब बताइए, यहाँ भी 4 थिंकर आपको अवेलेबल हैं। आपको बताना है कि सर्वाधिकारवाद को किसने उसका विरोध किया। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। चारों ही थिंकर आपके सिलेबस में, आपने चारों के बारे में ही पढ़ा होगा, तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हना आर्डेंट ने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया। इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म। उसी में इन्होंने माना कि जो सर्वाधिकारवाद है ये पूर्ण आतंक पर आधारित सिस्टम है। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण कर लिया जाता है और व्यक्ति की जो फ्रीडम है, जो उसके राइट्स हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। स्वतंत्रता, अधिकार एक इंसान के खत्म हो जाते हैं इस सिस्टम में। इसी वजह से हना आर्डेंट ने इसका विरोध किया था कि ये जो सिस्टम है इसको पूरा एक आतंक से उन्होंने तुलना कर दी कि जो भी मन करेगा इनका ये व्यक्ति के साथ करेंगे और उसके पूरे के पूरे जीवन पर ही नियंत्रण कर लेंगे, जीवन के हर एक पक्ष को कंट्रोल कर लेंगे। और इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसकी फ्रीडम और उसके राइट्स सब खत्म हो जाते हैं। और यही कारण था कि इन्होंने इसका विरोध किया अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म। इसी विषय पर उन्होंने अपनी ये बुक लिखी थी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 4th क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल इज बेस्ड ऑन हुज आइडिया। फ्रैंकफर्ट स्कूल किसके विचार पर आधारित है? ए ग्रामसी, बी फ्रेंच फैनॉन, सी मैकियावेली, डी लॉक। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में था। अब आपको बताना है कि वो किसके विचार पर आधारित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जिसको आता है बहुत अच्छा है। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। आप लेकिन क्वेश्चन लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई और देखिए एग्ज़ाम पास करने की कोई और स्ट्रेटजी नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाना। अगर आपके पास कम समय है अब एग्ज़ाम में तो आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने सब पढ़ लिया है, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो उस समय आपको क्वेश्चंस लगाना ही बेस्ट रहता है। आप क्वेश्चंस लगाइए। जिनको नहीं आता वो भी एक तरह से अपने आप को एनालाइज कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन या ये टॉपिक मुझसे रह गया, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इन्हें लगाइए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ग्रामसी के विचार पर फ्रैंकफर्ट स्कूल आधारित था। इस स्कूल ने नव मार्क्सवाद का विकास किया, डेवलपमेंट किया, न्यू मार्क्सिज्म के आइडिया का और क्रिटिकल थियोरी का भी डेवलपमेंट किया। आलोचनात्मक सिद्धांत का विकास भी यहीं से हुआ। अदर थिंकर जिस स्कूल से कनेक्टेड हैं वो कौन कौन से हैं? हर्बर्ट मार्क्यूज हैं और हैबरमास हैं। और ग्रामसी के तो विचार पर ही यह आधारित था ये स्कूल। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी इज अ गाइडेड डेमोक्रेसी। किसके अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है? ए लेनिन, बी हॉब्स, सी लॉक, डी मार्क्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 थिंकर्स हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए आप स्टेटमेंट और बुक अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा लेंगे और बहुत आसानी से, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ आपको लर्न रिवाइज करके आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लेनिन ने कहा कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वहाँ पर क्या है कि वहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है कैपिटलिस्ट क्लास की। क्या होता है कि लोग वोट देने जाते हैं, वोट देकर चले आते हैं और उनके लिए कोई काम जो जीत कर आता है वो करता नहीं है, लोगों को कोई फ़ायदे नहीं पहुंचाता है और बल्कि कैपिटलिस्ट का जो कंट्रोल है वो और बढ़ जाता है।
और वर्कर क्लास कभी भी सेफ नहीं महसूस करता है और तब तक नहीं करेगा जब तक कि ये डेमोक्रेसी रहेगी। ये क्लियर लेनिन के थॉट डेमोक्रेसी के बारे में थे कि डेमोक्रेसी में कैपिटलिस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग अपने जो वर्कर्स हैं वो उनका कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। कैपिटलिस्ट क्लास तो ऑलरेडी जैसे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, उनके वर्क का उनको पेमेंट भी नहीं करती है, उनको जो प्रॉफिट है उनके काम का वो भी तक नहीं देती है। और जब डेमोक्रेसी इसमें भी अगर कैपिटलिस्ट क्लास ही रूल करने लगेगी तब तो फिर वो पूरी तरह से सेफ नहीं रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक डेमोक्रेसी रहेगी वर्कर क्लास का कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप ऑफ एक तरह से कैपिटलिस्ट क्लास चल रही है और सिर्फ उन्हीं का ही चलता है। वर्कर क्लास को कोई भी उससे फायदा नहीं पहुंचता। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, हु सेड कल्चरल डोमिनेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर ब्लैक बाय व्हाइट स्पीसीज। हिंदी में किसने कहा श्वेत प्रजाति के द्वारा अश्वेतों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया है? ए माओ जेडोंग, बी लॉक, सी एरिस्टोटल, डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से किसी ने नहीं। ये भी स्टेटमेंट है। अब आप इसका आंसर बताइए। आपने पढ़ा होगा माओ जेडोंग के बारे में भी, लॉक के बारे में भी और एरिस्टोटल के बारे में भी। अब बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट उनका है या नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नन ऑफ दी अबव है या फिर किसी और थिंकर ने ये थॉट दिया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से किसी ने नहीं। ना माओ जेडोंग ने, ना जॉन लॉक, ना एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट है। फिर ये स्टेटमेंट है किसका? ये स्टेटमेंट फ्रेंच फैनॉन का है। फ्रेंच फैनॉन जी ने अपनी बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो कि 1752 में पब्लिश हुई थी, उसी में इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि कल्चरल डोमिनेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर ब्लैक्स बाय व्हाइट स्पीसीज। सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है अश्वेतों पर श्वेत प्रजाति के द्वारा। एक रंग भेद नीति भी एक तरह का शोषण हो रहा है अब विश्व में, जिससे कि जो ब्लैक स्किन है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। किसके द्वारा? वाइट स्किन लोगों के द्वारा। ब्लैक स्किन के कल्चर को रिप्लेस किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। स्किन के कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव अब स्किन के कलर पर भी हो रहा है। फ्रेंच फैनॉन ने ये बात कही थी कहाँ पर? अपनी बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो कि 1752 में पब्लिश हुई थी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन, ऑथर हैं और बुक्स हैं। अब देखिए जितने ऑथर यहाँ हैं, जितनी ये बुक्स हैं, ये उस वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में थिंकर्स हैं और उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वाले वीडियो में ये सारी बुक्स मेंशन हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। हना आर्डेंट जी हैं, फ्रेंच फैनॉन हैं, माओ जेडोंग हैं, लेनिन हैं। और बुक्स दी हुई है अ डाइंग कोलोनियलिज्म बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑन न्यू डेमोक्रेसी, स्कारा एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है, एक पत्रिका के तौर पर आप ले सकते हैं। आप बताइए कि किसकी कौन सी बुक है और कौन सी पत्रिका किसने लिखी। बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से राइट आंसर क्या है? कौन सी बुक हना आर्डेंट की है, फ्रेंच फैनॉन की है, माओ जेडोंग की है और लेनिन की है? देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हना आर्डेंट, इनकी कौन सी बुक है? बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। कब पब्लिश हुई? 1961 में। फिर है फ्रेंच फैनॉन, इनकी कौन सी बुक है? अ डाइंग कोलोनियलिज्म, इनकी बुक है। कब पब्लिश हुई? 1959 में। माओ जेडोंग की कौन सी बुक है? ऑन न्यू डेमोक्रेसी। कब पब्लिश हुई? 1967 में। लास्ट लेनिन है और स्कारा, इसका मतलब स्कारा जो कि पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है, पत्रिका, ये लेनिन ने शुरू किया था। कब? सबसे पहले कब इशू हुआ था? 1900 में ये इशू हुआ था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप ईयर ऑफ पब्लिशिंग देख लीजिए कि
किस साल में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? देखिए, अ डाइंग कॉलोनियलिज्म सबसे पहले 1959, फिर बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961, ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ जेडोंग जी की बुक 1967 में, और ये स्कारा पॉलिटिकल न्यूज़पेपर सबसे पहले 1900 में इशू हुआ था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन, whose famous statement is that marriage is a legal prostitution where women live like a slave? हिंदी में किसका प्रसिद्ध कथन है कि विवाह वैधानिक वैश्यकृति है जहां महिलाएं दासों की भांति जीवन यापन करती हैं? ए मैरी वोllstonecraft, बी जॉन लॉक, सी हॉब्स, डी रूसो। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ये बात किसने कही है विवाह को लेकर, मैरिज पर ये स्टेटमेंट है और महिलाओं से रिलेटेड है। आपको बताना है कि किस थिंकर की ये स्टेटमेंट है। देखिए ए बी सी डी में से बताइए राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैरी वोllstonecraft का ही ये स्टेटमेंट है कि विवाह वैधानिक वैश्यकृति है जहां महिलाएं दासों की भांति जीवन यापन करती हैं। अब इस स्टेटमेंट से मैरी वोllstonecraft ये नहीं कहने की कोशिश कर रही हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए। ये विवाह की विरोधी नहीं थी, ना ही ये परिवार को समाप्त करना चाहती थी कि फैमिली ना हो, मैरिज ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की शिक्षा और स्वायत्ता पर बल देती थी कि विमेन को एजुकेटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस पर इनके बहुत ज़्यादा एक तरह से विचार थे और बहुत इन्होंने उसके बारे में लिखा भी था। इनका यही प्रयास था, इनकी यही एक तरह से इस पर ये जोर देती थी कि प्रत्येक नारी को शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो माँ हो, पुत्री हो या पत्नी हो, आइदर वो माँ हो या फिर डॉटर हो या फिर वाइफ हो, बस एजुकेटेड होना चाहिए। और अगर वो एजुकेटेड रहेंगी तो इससे क्या होगा कि वो समाज में अपना योगदान दे पाएंगी। और इसी तरह उनको जो एक मेल पैट्रियार्की का जो सोसाइटी बन गई है वहाँ पर उनको बराबर का स्थान प्राप्त होगा। सिर्फ इसी वजह से मैरी वोllstonecraft ने विमेंस की एजुकेशन को लेकर के किताबें भी लिखी, अपने थॉट्स भी रखे। इनका वर्क सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, हु यूज्ड द रेड सिक्योरिटी पर्सनल? हिंदी में लाल सुरक्षा कर्मी का प्रयोग किसने किया? ए हना आर्डेंट, बी माओ जेडोंग, सी लॉक, डी मैकियावेली। आप बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। लाल सुरक्षा कर्मी, क्या आपने इनके बारे में पढ़ा है? अगर आपने ये चारों थिंकर पढ़े होंगे तो आप लाल सुरक्षा कर्मी 100% पढ़े होंगे। अच्छे से अगर आपने इन चारों थिंकर्स को पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं विदिन अ सेकेंड, क्योंकि ये बहुत फेमस है। रेड सिक्योरिटी पर्सनल जो थी ये बहुत फेमस है और एक रेवोल्यूशन से भी रिलेटेड है। और अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माओ जेडोंग ने लाल सुरक्षा कर्मी का प्रयोग किया। कब किया? सांस्कृतिक क्रांति के दौरान। उसको प्रभावी बनाने के लिए जो कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था माओ जेडोंग ने लीड किया, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने लाल सुरक्षा कर्मियों का प्रयोग किया था। अब देखिए इनके जो पर्सनल थे, सिक्योरिटी पर्सनल, इनके हाथों में माओ की विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती थी, एक रेड बुक होती थी, जिसके कारण इन्हें रेड गार्ड्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई रेड कलर के होते थे तो उन्हें हम रेड गार्ड्स कहेंगे, ऐसा नहीं है। उनके हाथ में एक बुक होती थी जिसमें कि माओ के जो थॉट्स थे उनका कलेक्शन रहता था और वो लाल किताब थी, इसी वजह से इन्हें रेड गार्ड्स कहते हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, हना आर्डेंट मेंशंस 3 सोर्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर? हिंदी में हना आर्डेंट ने मानव जीवन के 3 स्रोतों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए एक्शन पोटेंशियल वर्क, बी लेबर स्ट्रेंथ पावर, सी एक्शन लेबर वर्क, डी वर्क करेज स्ट्रेंथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हना आर्डेंट ने ह्यूमन लाइफ के 3 सोर्सेस बताए थे।
अब ABCD में से आपको बताना है कि वो 3 सोर्सेस कौन से थे। अब हन्ना आरेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तब भी आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्शन, लेबर, वर्क। हन्ना आरेंट ने ये 3 स्रोत बताए थे। करेक्ट। अब देखिए, एक्शन, लेबर, वर्क में इन्होंने कहा कि एक्शन क्या है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ गतिविधि राजनीतिक एवं नैतिक कार्य है। एक्शन के अंदर इन्होंने कहा वर्क है, जिसमें अस्थायी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम वर्क कहेंगे। लेबर है, शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, अतः प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। मानव की ये आवश्यकताओं पशुओं के समान है, हमें लेबर तो करना ही पड़ेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और यदि मानव अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे, तब भविष्य में सर्वाधिकारवाद की पुनर्वृत्ति संभव नहीं होगी। अब जैसे पहले क्वेश्चन में था ना कि हन्ना आरेंट ने ही तो टोटलिटरिज्म का विरोध किया था, और इसीलिए इन्होंने ये 3 चीजें बताई, एक्शन, लेबर, वर्क। अगर ये हम ह्यूमंस करेंगे तब हम सर्वाधिकारवाद जो हमारे ऊपर रूल करने चले आते हैं, हम उससे बच सकेंगे। अगर कोई लेबर अपने शरीर की जो उसके पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ का यूज करके काम कर रहा है और अपने ही लिए करता है और प्रतिदिन कार्य करता है, और हर अगर एक्टिविटी में वो पार्ट लेगा, सक्रिय रूप से अगर काम करेगा, तो फिर भविष्य में वह सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। फिर से हम एक टोटलिज्म के कंट्रोल में नहीं आएंगे अगर हम एक्शन, लेबर, वर्क, ये 3 लाइफ के सोर्सेज हैं, हन्ना आरेंट ने बताए थे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 11th क्वेश्चन है, विच थिंकर सपोर्टेड द वायलेंट रेवोल्यूशन? किस विचारक ने हिंसक क्रांति का समर्थन किया? ए हॉब्स, बी एरिस्टोटल, सी फ्रेंच फैनॉन, डी लॉक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंसक क्रांति का समर्थन, बताइए हिंसक क्रांति का समर्थन किसने किया था? 4 थिंकर आपको दिए हुए हैं, आप बताइए कि किसने समर्थन किया था इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वायलेंट रेवोल्यूशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच फैनॉन ने वायलेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनका मानना था कि जो शोषण कर रहे हैं इंटेलिजेंस ग्रुप, उनके खिलाफ लुच्चा सर्वहारा, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, लंपन प्लोरेट के द्वारा क्रांति होगी और जो सभी वर्गों को मिलाकर होगी। अब लुच्चा सर्वहारा में क्या कौन कौन से लोग हैं? इन्होंने लुच्चा सर्वहारा में जेब कतरों को, कबाड़ियों को, भिखारियों को शामिल किया था। फिर इनको सबको मिला करके जो क्रांति होगी उसमें एक गठबंधन रहेगा, किसानों का, मजदूरों का, शहरी गरीबों का और लुच्चा सर्वहारों का। और जब ये क्रांति होगी तो ये हिंसक क्रांति होगी। किसके खिलाफ होगी? जो इंटेलिजेंस ग्रुप जो भी शोषण कर रहे हैं हमारे इन वर्कर्स का, और यही वर्कर्स उनके खिलाफ क्रांति करेंगे और वो क्रांति हिंसक होगी। करेक्ट। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, किसने रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया? इंग्लिश में, हु गेव द स्लोगन ऑफ ब्रेड, लैंड एंड पीस? ए माओ जेडोंग, बी फ्रेंच फैनॉन, सी लेनिन, डी हॉब्स। बताइए ये नारा किसने दिया? स्लोगन है ये, इसका आंसर क्या होगा? 4 थिंकर्स आपको दिए हैं, अब आप बताइए कि ये स्लोगन किसका है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये लेनिन का स्लोगन है, रोटी, भूमि और शांति का। कब दिया था? 1914 में, अक्टूबर रेवोल्यूशन में ये नारा उन्होंने दिया था। लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना और साम्यवादी क्रांति को सुनिश्चित माना, लेकिन उन्होंने जो वर्ग की संकल्पना में मजदूरों के साथ किसानों को भी जोड़ दिया था। जो इन्होंने बात की थी कि जो रेवोल्यूशन
एक जो क्रांति होगी कम्युनिस्ट वाली, वो उसमें क्या है कि उसमें मजदूरों के साथ किसान भी रहेंगे, फार्मर्स भी रहेंगे, वर्कर्स हैं और फार्मर्स भी रहेंगे। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में 1914 में ही उन्होंने ये स्लोगन दिया था, रोटी भूमि और शांति का, ब्रेड लैंड एंड पीस। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, हु सीवरली क्रिटिसाइज्ड रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। किसने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना की? ए मैकफर्सन, बी नॉजिक, सी बाकर, डी सेबाइन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या आपने पढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, आप पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पर लेकिन ये नहीं बताना है कि उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस थी क्या, आपको यहाँ पर ये बताना है कि उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किसने किया था। क्या मैकफर्सन ने किया था, क्या नॉजिक ने किया था, क्या बार्कर ने, या फिर सेबाइन? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए। देखिए मैकफर्सन है, नॉजिक है, बार्कर है, सेबाइन है। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना किसने की थी आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसको क्रिटिसाइज किया था। नॉजिक वेलफेयर स्टेट के, कल्याणकारी राज्य के को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे उसकी। अब इन्होंने कहा कि जो जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है कि बड़े पूंजीपतियों को छोटे वर्गों के लाभ की भी सोचनी चाहिए और उन्हें काम अपनी इंडस्ट्री में देना चाहिए, तब वह न्याय कहलाएगा। तो इन्होंने कहा ये तो गलत है। उसका इन्होंने खंडन किया कि कोई अर्न कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, अब उसकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे जो करे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो अगर कोई काम बड़ा है, वो काम कर रहा है और वो अपने अंदर छोटे जो वर्ग के लोग हैं उनको काम दे रहा है, तो वहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो जस्ट हो जाएगा। अब बड़ा उसको देगा क्यों? उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसका राइट है। इसी वजह से रॉबर्ट नॉजिक ने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का विरोध किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी है वो अर्न कर रहा है तो वो, और उसकी प्रॉपर्टी है, वो उस पर उसका अधिकार है, वो चाहे जो करे उसका। पर कोई ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर वो एक समाज में रह रहा है तो वो अपने छोटे वर्ग को भी काम दे अपनी इंडस्ट्री में, उसको जिसका मन होगा उसको कार्य देगा। जरूरी तो नहीं है कि वो जो उसके देश में, उसकी सोसाइटी में जो छोटे लोग हैं उन्हीं को काम दे। इन्हीं सब कारणों से नॉजिक ने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया था। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन है, दोज हु आर एक्टिव अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट आर नोन एज। जो राज्य के अस्तित्व के खिलाफ सक्रिय हैं वे इस प्रकार हैं। आपको बताना है कि कौन सी विचारधारा है जो राज्य के अस्तित्व के खिलाफ थी। ए फासिस्ट है, फाशीवाद, बी एनार्किस्ट, अराजकतावादी, सी सोशलिस्ट, समाजवादी, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई विचारधारा नहीं है जो कि राज्य के अस्तित्व के खिलाफ हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए जिसको क्वेश्चंस आता है बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, और जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चन लगाए। जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता उसको पता चल जाएगा उसको कौन से क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक उसने नहीं पढ़ा है। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। अब इसका आंसर तो ये क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये सबको इसका आंसर आना चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनार्किस्ट अगेंस्ट थे स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टेट है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए, स्टेट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अनडिजायरेबल है, अननेसेसरी है और तो और हार्मफुल भी है लोगों के लिए। और जहाँ पर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी सबसे अच्छी सोसाइटी, सबसे अच्छा स्टेट वही होगा जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगा और सोसाइटी फ्री कॉन्स्टिट्यूट करेगी अपने आप से। ना कोई अथॉरिटी है वहाँ पर रूल करने के लिए, ना कोई गवर्नमेंट बॉडी है, सब कोई अपने आप फ्री होकर काम करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई
स्टेट हो, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट हो, वो लोगों को कंट्रोल करे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए स्टेट के एकदम खिलाफ थे। कौन से थिंकर हैं? देखिए, बाकुनिन थिंकर और प्राउडन, ये तो बहुत मेन एक्सपोनेंट हैं एनार्किस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के। स्टेट के एग्जिस्टेंस को नहीं मानने वाले ये सबसे मेन थिंकर हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग था कि स्टेट जो है लोगों की लाइफ कंट्रोल कर लेता है, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। यहाँ तक कि स्टेट के अंदर जो प्रोडक्शन कंजप्शन हो रहा है, उन सब पर जो गवर्नमेंट है वो अधिकार जमा लेती है, अधिकार चलाती है। और स्टेट हमेशा कैपिटलिस्ट की सोचता है कि पूंजीवाद का कैसे भला किया जा सके, प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन करता है, उसको प्रमोट करता है। इसीलिए इन सभी कारणों को देख करके स्टेट का एग्जिस्टेंस को, स्टेट को मिटा देना चाहिए। स्टेट होना ही नहीं चाहिए। सोसाइटी फ्री हो, जो भी इंडिविजुअल का खुद से जो मन हो रहा है वो उसको करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हो। यही सब अराजकतावादी के विचार थे और इन्हीं वजहों से ये राज्य के अस्तित्व के खिलाफ थे। करेक्ट? आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन है, हु सेड दैट ऑल नेशंस विल अराइव एट सोशलिज्म? किसने कहा कि सभी राष्ट्र समाजवाद में पहुंचेंगे? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी माओ, डी नन ऑफ द अबव। बताइए किसका स्टेटमेंट है ये कि ऑल नेशन विल अराइव एट सोशलिज्म? समाजवाद की बात यहां पर हो रही है। आपको बताइए, दिया गया है कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, माओ हैं और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये लेनिन ने कहा था कि ऑल नेशंस विल अराइव एट सोशलिज्म, सभी राष्ट्र समाजवाद में पहुंचेंगे। क्यों कहा? जस्ट टू गेट आउट ऑफ कॉलोनीज, जो उनके पर कंट्रोल बना हुआ है वो खत्म हो, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पब्लिक ओन करे और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो खत्म हो। जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट करती है वर्कर क्लास को, वो सब खत्म हो जाएगा समाजवाद में। गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ पे वर्किंग क्लास रूल करने लगेगी। इसी वजह से इन्होंने समाजवाद को सपोर्ट किया था कि जैसे वहाँ पर क्या है कि वहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन के सोर्स होंगे उनको पब्लिक ओन करेगी। किसी भी तरह का कोई बड़ा वर्ग नहीं है जो पूंजीपति वर्ग है जो सब कुछ खुद कंट्रोल करे, वो सब हट जाएगा। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट क्लास की है वो भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? वर्किंग क्लास के रूल के थ्रू। अब लेनिन जी की इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लीजिए जो उन्होंने रेवोल्यूशन से रिलेटेड लिखी थी। जो इनके थॉट्स हैं वो इनकी बुक में क्लियरली दिख जाएंगे आपको अगर आप उन्हें पढ़ेंगे। देखिए अभी तो फिलहाल आपके लिए उनकी बुक और उनकी पब्लिशिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स देखिए, सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट बुक स्टेट एंड द रिवोल्यूशन जो कि 1917 में पब्लिश हुई 1917 में, और दूसरी बुक है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में पब्लिश हुई, और व्हाट इज टू बी डन 1902 में पब्लिश हुई। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर गेट किए। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चन लगाइए, अपने स्कोर कमेंट करिए। तब आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होगी जब आप क्वेश्चन सारे लगाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स, और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे दबा लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।